सो वेल तो मेरा नाम है पीस और तुम देख रहे हो पीस 2 को। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी धांसू मानवा को जिसकी एक्सप्लेनेशन सुन के तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी टाइम को गवाए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारा एमसी हमें बताता है कि उसे 20 साल बीत चुके हैं इस दुनिया में आए हुए और अपनी अर्थ को छोड़े हुए, और आज वो दिन है जिस दिन वो उस मॉन्स्टर को डिफीट करेगा और इस दुनिया को बचाएगा। और हम देख पाते हैं कि एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है एंड उस ब्लास्ट के पीछे से निकल के आता है हमारा भयंकर वाला मॉन्स्टर। वो आते ही बोलता है, अरे वाह, तूने तो इसको भी इंड्योर कर लिया। सोच में लगता है तू हीरो कहलाने के लायक है। एंड यहाँ पे वो ये भी बताता है, लेकिन तेरे ये जो कंपेनियंस है ये बस तो यहाँ लटक रहा है। और हम अपने हीरो के कंपेनियंस को देख पाते हैं जिसमें आते हैं स्टेटनेस, मेज एंड नाइट। और फाइनली हम देख पाते हैं अपने हीरो को जिसका नाम होता है हीरो ली हिंसुक। एंड भाई साहब अपना हीरो बोलता है, लेकिन तेरी भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। और ऐसा सुन के हमारे मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है तू इंसुलेंट कहेगा, और वो अपने अटैक को कर देता अपने एमसी के ऊपर। अपना एमसी भी तैयार हो गया था एंड भाई साहब इनके यहाँ पे अब अटैक से अटैक जुड़ रहे थे और इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था कि तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे मेज को अपनी स्टील डिप्लॉय करनी पड़ती है ताकि उसके डायरेक्ट हिट को ना लेके बस उनके इम्पैक्ट को ये लोग झेल पाए। यहाँ पे अपना मॉन्स्टर अपने एमसी से बोलता है, अगर तू मेरे सामने नहीं झुका तो मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। और भाई वो ये भी बताता है, ये जो दुनिया है, ये जो किंगडम है, वो मेरे दांतों और मेरे पंजों से बनी हुई है। तो काइंड ऑफ ये बताना चाहता है कि उसने इस किंगडम को इतनी बार घाव दिए हैं कि इसकी पूरी हिस्ट्री इसकी क्लॉज एंड इसके नाखूनों से बनी हुई है। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि अपना मॉन्स्टर भैया अपना एमसी बहुत भयंकर लेवल ऑफ फाइट में जुझे हुए होते हैं। यहाँ पे अपना एमसी अपने भाई स्पीयर को निकाल के बोलता है, "तो ठीक है, अब इसको यहीं पे खत्म करता है।" और हम देख पाते हैं कि अपने एमसी भाई साहब अपने लास्ट अटैक का यूज करता है जिसका नाम होता है पैराडॉक्स फ्लेम। और हम देख पाते हैं कि भैया वो पूरे फ्लेम से जकड़ गया होता है एंड यहाँ पे अपनी उस सुपर स्पीड का यूज करके ये इतनी तेजी से आगे निकलता है कि इसके आसपास में आने वाली जितनी भी चट्टानें हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और फाइनली ये अपने मॉन्स्टर के पास पहुंचता है और इन दोनों के बीच में मिली फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना मॉन्स्टर अपने नाखूने से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन अपना एमसी उसको किसी तरह झेल लेता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे अपने एमसी की भी हालत खराब हो रही होती है और यहाँ पे मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, यहाँ से छोटे मोटे अटैक तो मुझे स्क्रैच भी नहीं दे सकता। और यहाँ पे अपने एमसी अपने स्पीयर को घुमाते हुए बोलता है, अच्छा छोटे अटैक तूने बोला, लेकिन ये अटैक काफी है तेरे स्वाभिमान को काट देने के लिए। और हम देख पाते हैं कि अपना एमसी अपने अटैक का यूज करता है और फाइनली एक भयंकर वाला ब्लास्ट होता है। और फाइनली हम नेक्स्ट पैनल में ये देख पाते हैं कि अपने मॉन्स्टर का जो ताज है वो नीचे गिर गया होता है और पता चलता है कि अपना मॉन्स्टर अब अपने लास्ट बेड पे है, बोले तो डेड बेड पे पहुंच गया है। और यहाँ पे अपना एमसी उसके सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पे मॉन्स्टर उससे बोलता है, अगर देखा जाए तो मुझे यकीन नहीं होता कि इस दुनिया के अंदर एक इंसान है जो मेरे आमने सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी उससे बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं तुझे फिर से बता दूं कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। जिसको सुन के ऑब्वियसली अपने मॉन्स्टर को यकीन नहीं होता और बोलता है, सच में आखिर में आते आते तू यही नॉनसेंस दोबारा से बोल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब यहीं पे ऐसे ही गिर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी, मेरा खून इस लैंड पे अब्सॉर्ब होगा और एक दिन, लेकिन उससे पहले वो अपना सेंटेंस खत्म करे उस मॉन्स्टर को कुछ रियलाइजेशन होता है और वो अपने एमसी से पूछता है, क्या मैं मिट रहा हूँ? जिसको सुन के अपना एमसी जवाब देता है, हाँ तो लगता है तुझे रीजनरेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ये जो ब्लैक फ्लेम तुझे चला रही ये मेरी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसको मैं पैराडॉक्स फ्लेम बोलता हूँ। वैसे तो जो नॉर्मल फ्लेम्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज करके बर्न होती हैं, लेकिन मेरी पैराडॉक्स फ्लेम यूज करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एज अ फ्यूल की तरह, जैसे ईगो, रीजंस एंड मेमोरीज। यहाँ पे अपना एमसी अपने मॉन्स्टर से बोलता है, बार बार जिंदा हो जाना सदियों सदियों तक ये तेरी एक हॉबी थी, बट अब ये सब खत्म हो रहा है क्योंकि अभी जो यहाँ पे चल रहा है वो तेरी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस है। जिसको सुन के अपना मॉन्स्टर बोलता है, तो सच में ये मेरा अंत है। वैसे मैं इस दुनिया से रेस तो हो रहा हूँ, लेकिन तू भी वो हीरो की तरह याद नहीं किया जाएगा जिसने इस दुनिया को बचाया, क्योंकि जिनको तू अपना कंपेनियंस बोलता है वो तो बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं तेरे मर जाने का। और यहाँ पे अपना एम से एक शॉकिंग बात बताता है, मुझे पता है। यहाँ पे अपना मॉन्स्टर ऑब्वियसली काफी ज्यादा कंफ्यूज है, वो बोलता है तुझे पता है, और यहाँ पे अपनी स्टिंगनेस बोलती है,
सर हीरो, आपको उस मॉन्स्टर की बातें नहीं सुननी चाहिए। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, तो क्या मैं सुनने से स्टार्ट करूँ? वो औरत जो बोलती है कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करती है रोज, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझे मौत से भी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ। और उसके जो अटेम्प्ट ऑफ सडक्शन है वो तो बस एक पार्ट ऑफ प्लान है, ताकि जब ये सारी चीजें खत्म हो तो वो मुझे मार सके। वैसे मैं उसके ऊपर अटैक करने से हिचकिचाऊंगा तो। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, क्यों सिडनेस, क्या मैं गलत हूँ? और हम उस सैडनेस के चेहरे को देख पाते हैं और इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे वो ये भी बताता है, और जो बचे कुचे दो हैं वो भी सारे के सारे सेम है। एक नाइट जिसे ऑर्डर मिला है कि मॉन्स्टर के मर जाने के बाद मुझे मार दे, जिससे उसको एम्परर के हाथों से नेशनल ट्रेजर मिलेगा। वैसे वो डरपोक एम्परर डरता है कि कहीं इसके बाद मैं उसका थ्रोन ना ले लूं। यहाँ पे हम अपनी नाइट को देख पाते हैं जो अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तुझे इसके बारे में पता था? एंड यहाँ पे हमने एमसी रुकता नहीं है, वो बोलता है, बात करें इस मेज की जिसको इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, लेकिन वो मुझसे हेट करता है क्योंकि मैं स्लेवरी सिस्टम को अपोज करता हूँ। यहाँ पे हम उस मेज की चेहरे को भी देख पाता है। अगर छोटे में बताऊं तो ये लोग मुझे मार देंगे तुम्हारे मर जाने के बाद। ये चीजें मुझे 5 साल पहले से ही मालूम थी। लेकिन यहाँ पे अपना मॉन्स्टर बोलता है, ओ हीरो, मुझे समझ में नहीं आया, जिस पावर से तुमने मेरा खात्मा किया उस पावर से तुम इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर ब्लेड चढ़ाई। यहाँ पे अपना हमसे बोलता है, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे बस घर जाना था। यहाँ पे मॉन्स्टर बोलता है, क्या तुम्हें घर जाना था? तो यार कहानी हमें 20 साल पहले 2005 अर्थ में लेके जाते हैं। यहाँ पे अपना एमसी बताता है कि मैं बस 30 साल का ऑफिस वर्कर था जो कि काफी ज्यादा ऑर्डिनरी था, जब तक कि गॉडेस ने मुझे दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर दिया। जहाँ पे गॉडेस मुझसे बोलती है कि चूज इन हीरो, जाओ और इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर का खात्मा करो। तुम्हें ऐसी काफी सारी कहानियां पता हूं जहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन दूसरे वर्ल्ड में जाके काफी ज्यादा मचा देता है, सक्सीड कर लेता है, लेकिन जिस दुनिया के अंदर आया ये दुनिया खुद में ही एक तबाही थी। मैंने सारे तरीके आजमाए ताकि मैं इस दुनिया को छोड़ के अर्थ में वापस जा सकूं, लेकिन बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा, पूरी दुनिया के मॉन्स्टर को हरा के इस दुनिया को बचाने का। तो 20 सालों तक मैंने मॉन्स्टर से फाइट की। और यहाँ पे अपने एमसी की हम दो चार यादें भी देख पाते हैं, जहाँ पे अपने एमसी ने अपने हाथों में एक बच्चे को उठा रखा था। वो जा रहा होता है, उसके सामने दो गार्ड्स होते हैं। वो गार्ड्स बोलते हैं, हीरो, अगर आप हीरो भी तो हैं, लेकिन आप ऐसे ही नहीं जा सकते। वैसे भी वो जो चीज़ है आपके हाथों में। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, ये वो चाइल्ड है जो मैंने विलेज से बचाया है। यहाँ पे गार्ड बोलता है, हाँ, ये तो वैसे भी मरने वाला है, आपको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। कितनी बड़ी वेस्ट ऑफ मेडिसिन है ये। यहाँ पे अपना एमसी बताता है, ये दूसरी दुनिया जिसने घायलों को छोड़ना सही समझा उनको बचाने से ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा भद्दी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ की मेडिसिन थी। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक इंसान चिल्ला रहा होता है और उसके हाथ पैरों को कुछ डॉक्टर्स ने पकड़ रखा होता है। उसमें से एक डॉक्टर एक तलवार को लेके बोल रहा होता है, अरे इसको पकड़ो, इसके हाथों को हमें काटना होगा इन्फेक्शन फैलने से पहले। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, यहाँ की जो लेवल ऑफ मेडिसिन है, हाइजीन है, वो सच में बहुत ज्यादा पुरानी थी। और यहाँ पे अपना एमसी उसको देखते हुए बोलता है कि उसने बस उनके पैर को काट दिया ताकि एक इन्फेक्शन फैल ना सके। यहाँ के जितने भी हीलर्स हैं वो सारे युद्ध में लगा दिए गए हैं। इसकी वजह से यहाँ पे घायलों को ट्रीट करने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन तभी अपने एमसी को एक आवाज आती है, डियर सर, लगता है वो चॉल मॉन्स्टर से कैप्चर हो गया था, आप उसको वापस लाने में सफल हुए। यहाँ पे अपने एमसी बोलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भद्दी और हॉरिफाइंग चीज तो थी। और यहाँ पे हम उसी सेंटनेस को देख पाते हैं। और यहाँ पे वो बोलती है, लगता है वो बच्चा बच गया क्योंकि उसके अंदर एक डीमन आ चुका है, तो हमें उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। वैसे भी हम कुछ लोगों को एक्सरसाइज कर ही रहे थे, और उनके एक्सरसाइज करने का मतलब हम देख पाते हैं कि एक्सरसाइज करने में वो डीमन नहीं मारता, वो पूरा का पूरा इंसान मार देता है। इतना ज्यादा क्रूअल था। और यहाँ पे वो लड़की बोलती है, वैसे भी आप तो विल ऑफ गॉड्स के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ना सर हीरो। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, ये भद्दी दूसरी दुनिया, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर तुम्हें सैल्वेशन चाहिए था तो तुम्हें ऐसी चीजों को पीछे छोड़ना था। इसलिए मैंने 20 साल तक झेला इस दुनिया को, इस भद्दी दुनिया को, और फाइनली मैंने मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया और उस दुनिया को बचाया। और वो फाइनली बोलता है, हाँ, अब ये खत्म हुआ। और ऐसा ही बोलते हम देखते हैं कि उसके पीछे से जो नाइट होता है वो तलवार निकाल देता है। बोलता है, हाँ,
मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें ऐसी वो चीज़ें पता चली। वैसे भी हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे अपना एमसी उससे बोलता है, तुझे पता है एक चीज़, मैं सच में इस दुनिया से नफ़रत करता हूँ। और यहाँ पे हम उसके चेहरे को देख पाते हैं, उस नाइट के चेहरे को, जो कि बोलता है, अरे नहीं, इसको इतना डैमेज नहीं लेना चाहिए था ताकि ये यहीं पे मर जाए। अरे, इसके ऊपर अटैक करना तो छोड़ो, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। वैसे भी एक मॉन्स्टर को खत्म करने के चक्कर में हमने दूसरा मॉन्स्टर बना दिया। और यहाँ पे अपना एमसी तेजी से बोलता है, ठीक है, मैंने अपना ये मिशन पूरा किया जो तुमने दिया था। अब तुम अपना प्रॉमिस रखो। और हम देख पाते हैं उस लाल बादलों के बीच से एक सुनहरी रोशनी को आते हुए, और ये कोई और नहीं, ये होती है गॉडेस, जो आते ही अपने एमसी से बोलती है, सच में हीरो, तुमने काफी सारी चीजें इंड्योर की हैं इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, हे गॉडेस, तुम्हें याद है ना, एक बार मॉन्स्टर के मर जाने के बाद जितनी भी मेरे एक्सपीरियंस, मेरी यादें हैं यहाँ की, यहाँ तक कि मेरी आत्मा, वो परफेक्टली प्रिजर्व की जाएगी और मुझे वापस अर्थ में भेजा जाएगा। यहाँ पे जिसको सुन के अपनी गॉडेस थोड़ी हंसती है और बोलता है कि यार तुम सच में इस वर्ड को पसंद नहीं करते, जबकि तुमने इस दुनिया में इतनी पावर पा ली है कि तुम मेरे लिए भी खतरा बन सकते हो। अगर तुम सच में अर्थ में वापस गए तो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं यहाँ की, वो सारी मिट्टी में मिल जाएंगी। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है कि इस नाटक को खत्म करो, तुम तो खुश हो क्योंकि मैं एज अ प्रॉमिस यहाँ से वापस जा रहा हूँ। जिसको सुन के अपनी गॉडेस बोलती है, लगता है सच में इस दुनिया को अब किसी भी मॉन्स्टर की जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में इसको रिग्रेट तो नहीं करोगे? यहाँ पे अपना एमसी बोलता, मैं बस एक ही चीज डिजायर करता हूँ, मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ जिसको मैं एक समय तक जानता था, बस इतना ही। और यहाँ पे वो अपना भाला नीचे फेंक देता है और यहाँ पे गॉडेस बोलती है, तो ठीक है। और यहाँ पे अपना एमसी अपने जख्मी हाथों को देखता है और बोलता है, फाइनली मैं इस पुरानी दुनिया को अपने पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। और यहाँ पे उसके ऊपर आती है गोल्डन लाइट, जहाँ पे अपनी गॉडेस बोलती है, क्योंकि जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है वो अर्थ के अंदर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो मैं अब तुम्हें एक नई बॉडी के अंदर प्लेस करूंगी। और यहाँ पे अपना एमसी जाते जाते बोलता है, तो मैं किसकी बॉडी में जाने वाला हूँ? यहाँ पे गॉडेस बोलती हैं, वैसे मैं तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन वो जो बॉडी है उसका जो फेट है वो सच में काफी ज्यादा खराब है, लेकिन मैं सर्टेन हूँ तुम फिर भी उसको सरवाइव कर लोगे। यहाँ पे अपना मेंसी बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी बॉडी में जा रहा हूँ, भले ही उसकी किस्मत जितनी भी खराब हो, लेकिन जब तक मैं अर्थ में जा सकता हूँ मेरे लिए उतना ही काफी है। और यहाँ पे वो ये भी कहता है, वैसे भी ये तो फिर भी बढ़िया होने वाला है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है उससे। तो यार वो नए सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पे अपने एमसी की आंखें खुल गई होती हैं, उसे पता चलता है कि वो वापस आ चुका है और ये समय होता है अर्थ के अंदर का 2025 का, जो कि अभी चल रहा है, और 2026 बस एक दो दिनों बाद ही आ जाएगा। वैसे अगर कहानी कहना चाहे तो जो अपना एमसी है वो आ गया था एक सिविलियन की बॉडी के अंदर जिसका नाम था यो चैन स्यो। और अपना एमसी बोलता है, फाइनली मैंने उन बद्दे दूसरी दुनिया लोगों को पीछे छोड़ दिया। और वो बोलता है, ये काफी बढ़िया है कि अब मुझे उन ट्रेटर्स को कभी वापस नहीं देखना पड़ेगा। और वो फिर तब अपना चेहरा देखता है जहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा अब ये मैं हूँ, जहाँ पे भैया वो अपनी आंखें खोल खोल के देख रहा होता है और वो बोलता है, तो सच में मैं वापस अर्थ के अंदर आ गया हूँ। और यहाँ पे वो टैप का वाटर खोलते हुए देख रहा होता है कि यार कितना साफ पानी है ये, कितना अनकंटेमिनेटेड पानी है ये, और हाँ ये है रियल मैजिक। मेजिस को तो तुम छोड़ दो, वाह, बस एक टैब में सीधे फायर आ जाती है, हटाओ उस चॉपिंग को ताकि तुम कैंप फायर बना सको। और यार मैंने इस सब को काफी ज्यादा मिस किया। और तभी उसके सामने उसको दिखते हैं चिकन नगेट्स, और भाई उसके मुंह पे पानी आ गया होता है क्योंकि उसने ऐसी चीज नहीं खाई होती, और उसने हाथ में ऐसा तो ले रखा है जैसे सूने चांदी को पकड़ रखा हो। एंड ब्रो उसके एक बाइट को लेते ही वो रोने लगता है। ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए इसको खा के। ये है रियल फूड जो अच्छे से टेस्ट करता है, मैंने इसको इतना ज्यादा मिस किया। एंड भाई साहब ये बोलते बोलते वो लिटरली रोने लगता है। वो बोलता है, फाइनली अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकूंगा। लेकिन जब वो बोल ही रहा होता है हम खिड़की के पीछे एक लाल कलर की रोशनी देख पाते हैं। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि यार अब ये तो 2025 में आ चुका हूँ, तो मतलब अदर वर्ड का टाइम भी इसी वर्ड के हिसाब से चलता है। वो यहाँ पे ये भी बोलता है कि अब मुझे मतलब नहीं है ये कितना भी हार्ड या कितना भी डिफिकल्ट हो एडजस्ट होने के लिए, लेकिन ये अदर वर्ड से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगा ना। लेकिन हम तभी देख पाते कि खिड़की के पीछे वो जो लाल कलर की रोशनी है वो बहुत ज्यादा गहरी हो गई है,
और यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। और चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं जो अपना एमसी है वो शावर ले रहा होता है। यहाँ पे वो हॉट वाटर की तारीफ करता है एंड यहाँ पे वो एसी की तारीफ करता है, यहाँ तक कि वो क्लियर आसमान की भी तारीफ करता है, जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि ये बंदा 20 साल तक एक ऐसी दुनिया के अंदर था जहाँ पे टेक्नोलॉजी का टीवी नहीं होता। एंड ब्रो यहाँ पे वो यही सोच रहा होता है कि वो 2025 की शुरुआत कैसे करेगा, लेकिन उससे पहले ब्रो एंसिस 2026 आ चुका है, इसलिए तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर ब्रो। एंड इस समय हम डिस्को बचा देंगे, डिस ले आएंगे, पता नहीं, लेकिन फोड़ा फोड़ी जरूर मचा देंगे। और उस फोड़ा फोड़ी की शुरुआत कर सकते हो तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को फोड़ के और इस वीडियो के लाइक सेक्शन को फोड़ के थोड़ा थोड़ी मचानी है तो तुम कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हो। हाँ ब्रो प्लीज कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब इन कमेंट, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं ऐसी भयंकर भयंकर वीडियोस बनाता रहूं। तो यार अब ना एमसी यही सोच रहा होता है कि वो अपनी साल की शुरुआत कैसे करेगा, लेकिन बीच में आ जाता है हमारा मॉन्स्टर जो कि थप्पा बोल देता है। आन भाई मैं तुम्हें सही बता दूं, बंदा कितना भी पावरफुल हो अगर पीछे से कोई थप्पा कर रहा है उसकी तो अच्छी अच्छी फट जाती है। यहाँ पे अपने एमसी के साथ भी वही होता है। तो यहाँ पे अपना एमसी अपनी फटी हुई हालत में सोच ही रहा होता है कि ये क्या है, तभी हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहाँ पे बोला जा रहा था कि जितने भी रेसिडेंट है उनको बताया जाता है कि हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कोरोजन रिफ्ट आ चुकी है, जिसकी वजह से सारे रेसिडेंट्स को ऑर्डर मिलते हैं अंडरग्राउंड शेल्टर पे जल्दी से जल्दी भाग जाने के लिए। और ये अनाउंसमेंट बार बार की जा रही थी। यहाँ पे अपने एमसी बोलते कि भैया अब ये कोरोजन रिफ्ट क्या है, ये धरती के अंदर चल क्या रहा है। एंड उसकी नजर जाती है कुछ मॉन्स्टर के ऊपर जो कि उसके अपार्टमेंट की शीशे में चिपके हुए थे। और बात क्या थी, वो शीशे को तोड़ देते हैं और अपना एमसी भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं एंड भाई वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये अर्थ को हो क्या रहा है। और यहाँ पे वो किसी तरह उन मॉन्स्टर को चकमा देके बच जाता है और वो खिड़की से बाहर निकलते हुए बोलता है हाँ फाइनली मैंने गोल को छोड़ दिया। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है बच्चे ऊपर, वहाँ पे बच्चा भी इसको देख लेता है। उसके पास आके ये बंदा बोलता है कि भैया ये बहुत ज्यादा डेंजरस, तुम शेल्टर पे क्यों नहीं गए। और यहाँ पे बच्चा बोल रहा होता है कि मिस्टर क्या आपने मॉन्स्टर को देखा है, जिसको ऑब्वियसली सुन के अपने एमसी बोलता है क्या। एंड यहाँ पे वो बच्चा बोलता है मैं उनको जाके मारने वाला हूँ, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। एंड यहाँ पे अपने एमसी मुंह बनाते हुए बोलता है क्या तूने क्या बोला। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो अर्थ है ये 13 सालों से ही ऐसी हो रखी है। एंड यहाँ पे अपना एमसी इसको सुन के बोलता है डैम इट, और वहां पे ये बताता है कि ये जो बच्चा है ये शेल्टर में नहीं गया, जिसकी वजह से मैं इसको अकेला भी नहीं छोड़ सकता और इन द एंड में आके मुझे इसका पीछा करना पड़ा। एंड यहाँ पे वो जो बच्चा है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो बताता है कि कोरोजन रिफ्ट ऐसी भी हो सकती है जो मेरे से भी ज्यादा पुरानी है। और यहाँ पे अपने एमसी उस बच्चे से पूछते हुए बोलता है अगर मैं सही हूँ तो ये जो मॉन्स्टर है ये कोरोजन रिफ्ट से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता, ये कब आएंगे कहाँ आएंगे ये भी किसी को नहीं पता। एंड यहाँ पे अपना बच्चा बोलता है हाँ यही सही है, जिसको सुन के अपना एमसी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके मन में ये चीजें चल रही होती है कि वाह मैं उस जिंदा हेल पे जी के आया ताकि मैं अर्थ पे वापस आ सकूं, ये जानने कि ये भी एक शिटहोल बन चुका है। एंड यहाँ पे बंदा वो गॉडेस को भी सुना देता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, तू पागल गॉडेस कहीं की। लेकिन यहाँ पे बच्चा अपने एमसी से एक सवाल पूछता है लेकिन एक बात बताओ तुम्हें ये सारी चीजें पता क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी बात बदलते हुए बोलता है अरे वो एक्चुअली मैं ना अमेरिका में रहता था। लेकिन यहाँ पे बच्चा फिर से क्वेश्चन करता है कि तुम वहां से आ कैसे गए, मैंने तो सुना कि यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी बच्ची बेचने की कोशिश की थी लेकिन वो पकड़ा गया। और यहाँ पे वो बताता है कि मैंने ये यूट्यूब के अंदर देखा था कि तुम वहां से कोरिया नहीं आ सकते, जिसको सुन के अपना एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है। और यहाँ पे वो बात बदलते हुए अपने बच्चे से बोलता है कि भैया एक बात बताओ तुम्हें कौन सा हंटर काफी ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे अपना बच्चा इसको सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बताता है उसका फेवरेट हंटर है ली सी उन, जो कि जनाब यील्ड के है और उसकी 10th रैंक है पूरी वर्ल्ड के अंदर। उसका मेन वेपन है ग्रेट स्वॉर्ड एंड वो अभी चेरवुन के अंदर एक कोरोजन रिफ्ट में सफाई अभियान चला रही है। यहाँ पे अपनी एमसी इसको सुन के बोलता है कि यार एक नॉर्मल ह्यूमन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, ये तो वैसा ही है जिस वर्ड से मैं आया हूँ। लेकिन वो सोचता है लेकिन ये पॉसिबल कैसा हो सकता है। यहाँ पे अपना बच्चा उसकी तारीफ में लगा हुआ होता है, अरे मुझे इसकी ग्रेट शॉट बहुत ज्यादा पसंद है। एंड जब ये सारी बात बच्चा बता ही रहा होता है तभी अपना एमसी उसके मुंह को चुप करा देता है क्योंकि सामने आ गए होते हैं मॉन्स्टर, जिसको देख के अपना एमसी बोलता है अरे नहीं यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर हैं। अगर नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे एक छुपा हुआ है जिसकी वजह से टोटल 6 है। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी सोचता है लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बॉडी के अंदर अबव एवरेज स्ट्रेंथ है, वैसे भी मैं कई बार मल्टीपल एनिमीज से भिड़ चुका हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि इस बच्चे का मैं क्या करूँ, अगर मैं इस बच्चे को अकेला छोड़ता हूँ तो पक्का कुछ बहुत बुरा होगा इसके साथ। और यहाँ पे उसके रोंदू चेहरे को देख के अपना एमसी बोलता है कि वाह भैया अब इसकी डिटर्मिनेशन कहाँ गई मॉन्स्टर को मारने की। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है लेकिन मैं बिना वेपन की कैसे इनको हराऊं। तभी अपना एमसी कुछ नोटिस करता है, वो नोटिस करता है कि इस ईयर के अंदर माना है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है तो अच्छा इन ईयर के
अंदर माना भी है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये बिल्कुल सेम ही है जैसे उस वर्ड के अंदर था। अगर ऐसा केस है तो मैं इनको हरा सकता हूँ। और वो कैसे हराएगा, वो हम देख पाते कि जो अपना एमसी है वो मॉन्स्टर के सामने आ चुका था। वो बोलता है कि ऑब्वियसली जो मैंने 20 सालों के अंदर माना बिल्ड किया था वो सब जा चुका है, लेकिन जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी पैराडॉक्स फ्लेम की एबिलिटी है, वो अभी भी मेरे सोल के अंदर इनग्रेव है, जिसकी वजह से मैं इस एयर के माना का यूज करके मैं उस एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ। बस फायर पावर थोड़ी कम होगी। और हम देख पाते हैं कि अपने एमसी ने यूज कर दिया था अपने पैराडॉक्स फ्लेम को एक मॉन्स्टर के ऊपर और वो मॉन्स्टर नीचे गिर गया था, जिसको देख के अपना बच्चा बोलता, मिस्टर आप तो कितने ज्यादा अमेजिंग हो। मैं थोड़ा स्केप्टिकल था क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आपके पास एक यूनिक स्किल है। आन बच्चे के भैया आंखों पे तारे आ गए होते हैं। ऑब्वियसली अपना बच्चा काफी ज्यादा इंप्रेस होता है अपने बंदे से और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कहीं चोट नहीं आई। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है तो अच्छा इनको यूनिक स्किल बोला जाता है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रामा कम नहीं होता। यहाँ पे बच्चा मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए बोल रहा होता है, अरे हाँ मैंने यूट्यूब के अंदर देखा था, हमें ये जानना जरूरी है कि अगर मॉन्स्टर मरा है या नहीं। जिसको देखते हुए अपना एमसी पैनिक मोड में आ जाता है। वो चिल्ला के बोलता है कि तब तक टारगेट के पास मत जाओ जब तक वो मर ना जाए, और उसे वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर अपने बच्चे के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन जब तक मॉन्स्टर का लैंड उसके ऊपर हिट करता तब तक अपना एमसी उसके बीच में आ चुका था और किसी तरह उसने अपने मॉन्स्टर को रोक दिया था। वो उसको मारते हुए बोलता है कि देखो बच्चे, मुझे पता नहीं कि तुम क्या यूट्यूब में देखते हो और ये यूट्यूब क्या है, लेकिन तुम्हें अभी उसको देखना बंद कर देना चाहिए। ऑब्वियसली मेरी वीडियो नहीं। और यहाँ पे अपने एमसी उस बच्चे से उसकी स्टिक मांगता है। हम देख पाते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर ने उनको घेर लिया होता है, लेकिन अपना एमसी भी भाई फुल मोड में आ जाता है एंड खाली अपनी स्टिक से सारे के सारे मॉन्स्टर को काट के रख देता है। एंड ये भाई देखने लायक था। यहाँ पे इस सब को खत्म करने के बाद अपना बच्चा अपने एमसी से बोलता है, अमेजिंग मिस्टर, क्या आप सीक्रेटली हंटर वंटर हो क्या? एंड यहाँ पे अपना एमसी तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है उसे यकीन नहीं होता, इस दुनिया में आने के बाद भी उसे वही सेम ब्लड की स्टेंच आएगी जो उसे उस दुनिया के अंदर आया करती थी। क्या वो अब आराम भी नहीं कर सकता ढंग से? अगर सच में दुनिया ऐसी बन चुकी है तो वो उस दूसरी दुनिया से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल के अंदर देख पाते हैं अपने एमसी अपने बच्चे को जो कि अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे उस बच्चे की माँ उसके पास दौड़ के आती है और वो अपने एमसी से बोलती है, क्या तुम इसको लेके आए हो? ये काफी ज्यादा रेकलेस है, ये काफी ज्यादा दिक्कत देता है कभी कभार। और यहाँ पे अपना बच्चा बोलता है, अरे मम्मी आप ये क्या बात कर रही हो? यहाँ पे अपना एमसी भी बोल रहा होता है, हाँ सच में ये ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फनी इंसिडेंट होता है। यहाँ पे अपना एमसी उस बच्चे की मम्मी को देख रहा होता है जिसने लग्जरी इयररिंग्स एंड डिजाइनर क्लोथ पहन रखे होते हैं। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, अच्छा तो ये बच्चा एक नन्हा मीरजादा है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। लेकिन तभी पूरा का पूरा शेल्टर कांपना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर ने अपने एक पंच से पूरी की पूरी दीवार उड़ा दी, जिसको देख के सारे लोगों के मन में क्योस छा जाता है। सभी लोग वहां से अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपना एमसी उस क्योस के बीच में बस खड़ा होता है, जिसको देखते हुए अपना बच्चा अपने मिस्टर से बोलता है, मिस्टर मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपना एमसी तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा मांगा? मैं बस उस दुनिया के अंदर जाना चाहता था जिसको एक समय तक मैं जाना करता था। क्या मैं अपने घर भी अच्छे से नहीं जा सकता? क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया? और वो अपने जख्मी हाथ को देखता है और अपने बच्चे से बोलता है, अरे बच्चे। और यहाँ पे अपना बच्चा बोलता है, मेरे को वो मत बोलो, मैंने बोला ना। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, तू रिच है ना, तो तू फिर भी हंटर क्यों बनना चाहता है? वैसे भी तो तू किसी सेफ जगह पे हाइड कर सकता है और अपनी लाइफ आराम से जी सकता है, तुझे फाइट क्यों करनी है? यहाँ पे अपना बच्चा बोलता है, मैंने अपने डैड को खो दिया एक मॉन्स्टर के हाथों। एक क्रोजन रिफ्ट अंडरग्राउंड बंकर में खुल गई जो कि सेफ होना चाहिए था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया के अंदर कोई भी सेफ प्लेस नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ और मॉन्स्टर अभी भी बहुत ज्यादा स्केरी हैं, लेकिन मैं एक दिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनूंगा और सारे के सारे क्रोजन रिफ्ट से मुक्ति दिलाऊंगा, बेस्ट दुनिया को बचाऊंगा। जिसको सुन के अपना एमसी सोच में पड़ जाता है। अपना बच्चा बोलना बंद नहीं करता। मुझे पता है कि ये टीम काफी ज्यादा स्टूपिड है, लेकिन फिर भी। लेकिन तभी अपना एमसी बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तू एक बहुत बढ़िया हंटर बनेगा, लेकिन तू इस दुनिया को नहीं बचा पाएगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बच्चे की मम्मी होती है वो बोलती है, युनसुक अब ये काफी है, चलो यहाँ से। और यहाँ पे अपना बच्चा बोलता है, आप एक मिनट रुकिए तो मम्मी।
और तभी हम देखते हैं कि जो उसका मिस्टर होता है, बोले तो अपना एमसी भैया, वो सीधे जाता है उस मॉन्स्टर के पास में और बोलता है क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ। वैसे भी दुनिया बचाना उसका काम है जो एक बार ये काम कर चुका हो। और इसी फकिंग पैनल के साथ ये चैप्टर एंड होता है। या चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर, जहाँ पे अपना एमसी बताता है कि 20 साल के लिए उसे दूसरी दुनिया पे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा ताकि वो अर्थ पे किसी तरह वापस लौट पाए। और जब फ्रीडम की बारी आई तब क्रोजन रिफ्ट उसके पीछे पड़ गई, लेकिन किसी तरह अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से वो बच गया। लेकिन मैंने उस लड़के से भी प्रॉमिस किया है कि मैं इस दुनिया को बचाऊंगा, बट मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपना एमसी कंप्यूटर में गेम खेल रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ वो जीत गया, और ये बोलता है कि ये तो काफी आसान है। जहाँ पे वो अपने पिछले सेंटेंस को पूरा करते हुए बोलता है जिसने एक बार दुनिया बचाई हो वो उसे दोबारा बचा सकता है, तो क्या। वैसे भी मैंने ये सारी चीजें काफी कॉन्फिडेंस से बोली थी, लेकिन मेरी जो डिजायर है इस वर्ल्ड को बचाने की वो काफी देर तक लास्ट नहीं हुई। वैसे भी गेम्स हैं, इतना सारा खाना है जो कि मैं बस ड्रीम कर सकता था दूसरी दुनिया के अंदर, और वैसे भी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे तुम टच करके कुछ भी कर सकते हो। और वैसे भी अगर बात आती है दुनिया को बचाने की, तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे हंटर्स हैं। और यहाँ पे अपने एमसी अपने फोन पे एक डिलीवरी ऐप खोलता है, लेकिन वो क्या देखता है कि उसके पास पैसे काफी ज्यादा कम है। और वो बताता है कि जो ओरिजिनल ओनर है इस बॉडी का, यून सुक चियो, वो एक एम्प्लॉय था एक लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन वो जो कंपनी है वो दिवालिया हो गई क्योंकि क्रोजन रिफ्ट आ गया वो एक दिन। तो या भाई अपने एमसी के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो सोचता है कि वो कैसी नौकरी ढूंढ सकता है, क्योंकि नॉर्मल जॉब ढूंढना आज के समय में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब से कॉन्स्टेंट क्रोजन रिफ्ट आना शुरू हुई है, ज्यादातर जो कंपनीज है वो अब दिवालिया होना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वो कोई भी नॉर्मल जॉब प्रोवाइड ही नहीं कर सकती किसी को। और वैसे भी अगर उसे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो उसको पैसा चाहिए, उसके लिए उसे जॉब करनी पड़ेगी। और वो सोचता है कि अब वो कर क्या सकता है। जब वो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी उसकी फोन स्क्रीन में हमें एक चीज दिख पाता है, हंटर रिक्रूटमेंट, जिसको देख के वो बोलता है वेल ये एक ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम नए सीन में देख पाते हैं हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग, जहाँ पे काफी सारे हंटर थे। यहाँ पे हम आवाजें सुन पाते हैं कई लोगों की जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो एक एग्जाम देने आए थे, क्योंकि वो हंटर बनने वाले थे। यहाँ पे हम दो लॉन्डो को देख पाते हैं जिसमें से एक बंदा आकड़ के बोलता वैसे भी ये टेस्ट ना काफी फॉर्मेलिटी है, आजकल तो बस तुम्हें जाना है और अपनी यूनिक स्किल दिखानी है और तुम सेलेक्ट हो जाओगे एंटर। और यहाँ पे लॉन्डा रुकता नहीं है, ये आसपास के लोगों को देख के बोलता है हाँ सबके सब सेम है, ये साले बंच ऑफ फ्राइज। और यहाँ पे उसका मोटा दोस्त बोलता है तो इसका मतलब ये है भाई कि हम फेमस होने वाले हैं। यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि हाँ वैसे भी ये बैच काफी बढ़िया। जब वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी एक लड़की उसे धक्का मार के आगे जाती है और वो ये बोलता है कि क्या ये सब क्या, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं ली सी उन होती है। बोले तो हाँ अपने बउआ की फेवरेट हंटर, बोले तो ये जनाबी गिल्ड से है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 10th, तो यार काफी स्ट्रॉन्ग हंटर है ये। यहाँ पे इसको देखने के बाद काफी लोग एक्साइटेड हो जाता है। उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको देख पाऊंगा क्योंकि ये चेयर उनमें सब्जुगेट करने गई थी एक क्रोजन रिफ्ट को। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वाह जनाबी गिल्ड खुद आए एक पर्सन को स्काउट करने के लिए, वो आखिर हो कौन सकता है। और नेक्स्ट सीन में हमें पता भी चलता है कि ये किसके लिए आया, जहाँ पे हमें एक प्रोफाइल देख पाता है जो कि एक लड़की की होती है जिसका नाम हंग संगा होता है और ये हंटर अकेडमी ग्रेजुएट होती है। इसकी एबिलिटी इलेक्ट्रोकाइनेसिस है, जिसको देख के अपनी लीसा, क्योंकि लीसी उन काफी बड़ा नेम हो जाएगा तो उसको शॉर्ट में मैंने लीसा बोल दिया है, तो लीसा समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लीसा प्रोफाइल देख के काफी अनइंटरेस्टेड होती है। वो बोलती है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बैटरी चार्ज करने के काम आएगी, लेकिन तभी उसका साथ ही बोलता है नहीं मैम वो हंटर कैंडिडेट है, कोई पावर जनरेटर नहीं। और वैसे भी वो लोग बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा स्किल्ड है अपनी एबिलिटी के साथ, तो वो शायद हमारे काम आ सकती है। लेकिन अपनी लीसा बोलती है तो शायद और शायद नहीं भी। यहाँ पे वो बंदा समझ नहीं पाता, तभी अचानक से उसका दूसरा साथी तेजी से बोलता है वैसे भी हंटिंग करना क्रोजन रिफ्ट के अंदर एक रियल कॉम्बैट होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि तुम अकेडमी में काफी ज्यादा आगे हो, लेकिन जब बात रियल कॉम्बैट की आती है तो तुम्हारे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। यहाँ पे उसको सुन के लीसा बोलती है एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाह रही थी, ले थोड़ी सी कैंडी खा ले। और ये बंदा बोलता है ठीक है कैंडी की जाओ और थैंक यू बोलता है। इसको देख के पहले वाले बंदे की तो बिल्कुल क्लास गई होती है, वो तो सोच रहा होता है कि चल बेटा तेरी तो आज कुटाई करूंगा मैं। एंड आगे हमें बताया जाता है कि प्रैक्टिस एंड रियल कॉम्बैट में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब एक अकेडमी स्टूडेंट जो सेफ इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग करता है, जब उसे रियल चीजें इंडोर करनी पड़ती है तो उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है अडॉप्ट करने में। यहाँ पे हम लीजा को देख पा रहे हैं जो कि अपने स्टेडियम में बैठ के बोल रही होती टीम लीडर ने मुझे ऐसा ही भेज दिया पूरे एक हफ्ते के लिए, क्या ये सही है। एंड यही पे हम बैकग्राउंड में एक अनाउंसमेंट सुन पाते हैं जहाँ पे बोला जा रहा था कि हंटर आपके पेशेंस के लिए काफी ज्यादा धन्यवाद, हम फर्स्ट मैच तुरंत ही बिगिन करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लीसा को दोबारा देख पाते हैं जो कि कहती है चाहे कुछ भी करूं पर मुझे जॉब तो अपनी करनी पड़ेगी जो मुझे दी गई है। और यहाँ पे वो हंसते हुए बोलती है ठीक है अपनी वैल्यू तुम इतनी बढ़ा लो कि मैं तुम्हें खरीदना चाहूँ। एंड इसी के साथ अपना रेफरी
बोलता है कि पहला जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक सिविलियन है जो कभी हंटर अकेडमी गया नहीं। ये काफी ज्यादा अजीब चीज है। चलो हमें देखना पड़ेगा कि इस बंदे के पास कितने गट्स हैं जो कि ये स्टेज तक आ गया और ये कोई और नहीं कैंडिडेट यो चांस हो गया। और यहाँ पे अपना एमसी इंटर करता है और भाई वो ऑकवर्ड स्माइल पास करता है। वो बोलता है अरे यार मैं इस नेम से तो बिल्कुल यूज टू नहीं हूँ। यहाँ पे अपना रेफरी रूल अनाउंस करता है जहाँ पे वो बताता है कि पर्सनल वेपन जो कि एसोसिएशन द्वारा दिए गए हैं उनके अलावा कोई भी चीज अलाउड नहीं है। साथ में एक दूसरे को जानलेवा हमला करना भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे अपना एमसी सोचता है ठीक है अगर मैंने डिसाइड कर ही लिया है हंटर बनने का तो मुझे सबसे पहली चीज तो यही करनी होगी कि मुझे इस दुनिया को बचाना होगा। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है साथ ही साथ में मुझे अच्छे से खाना खाना भी है और जिंदगी भी जीनी है। ये अपने एमसी ने इतना स्ट्रगल किया है कि अब वो कुछ भी नहीं करना चाहता, बस वो आराम से पड़े रहना चाहता। लेकिन किस्मत ठहरी है ऐसी कि उसको दोबारा से हंटर बनना पड़ रहा है। यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ठीक है उसके पहले तो मुझे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा। और यहाँ पे उसका अपोनेंट जो होता है वो बोलता है अरे यार मुझे यकीन नहीं होता। और यहाँ पे रेफरी करता है ठीक है दोनों के कैंडिडेट अपनी पोजीशन ले लीजिए। और यहाँ पे अपना रेफरी सीटी बजा देता है। और भाई साहब यहाँ पे उसके फाइट बोलते हुए जो अपना अपोनेंट होता है वो सीधे अपने एमसी के ऊपर रश कर देता है। वो बोलता है हा मेरा ओपोनेंट एक ऐसा बंदा है जो कि माना भी याद नहीं कर सकता। मेरे से हारना एक हॉनर है तुम्हारे लिए। वैसे भी मैं अकेडमी के अंदर सबसे बढ़िया अनडिफीटेड स्पीयर मास्टर हूँ। और यहाँ पे वो अपना ब्लो मारने वाला था लेकिन उसके सामने से एमसी गायब हो जाता जिसको देख के वो शॉक होता है। वो बोलता अरे वो बंदा कहाँ गया। और तभी अपने एमसी साइड से आते हुए बोलता अरे तू अपने स्पेयर के साथ काफी क्लमजी है। और साथ में आते ही उसके सीधे पेट में मुक्का मारता और चीजें अभी यहीं पे खत्म नहीं होती। और साथ ही में वो ठुड्डी पे भी एक मुक्का रख देता जिसकी वजह से उसके मुंह से पान बाहर के साथ सुपारी भी बाहर आ जाती है। और हम देख पाते कि बंदा भूखा हो चुका है। एंड भाई इसको देख के अपना एमसी ज्यादा शौक था। वो बोलता अबे हो गया क्या। और वो सोचता है कि भैया मैंने तो बस अपने हाथों का यूज किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट ना कर दूं अगर मैंने स्पीयर का यूज किया। अगर ऐसे बिगिनर्स है तो ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग है। अगर इनके एवरेज हंटर भी ऐसे हैं तो भैया मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। एंड ये सब कुछ देख के अपनी लीशा काफी शॉक होती है। वो बोलती है कि ये लड़का कौन है। और जल्दी से अपने टैबलेट में उसकी प्रोफाइल देखते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये पहले लॉजिस्टिक कंपनी में काम किया करता था। लेकिन यहाँ पे उसका साथी उसको फुसफुसाते हुए बोलता है लेकिन मैम इस बंदे के पास तो कोई भी माना नहीं है। वैसे भी इतनी ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए तुम्हें काफी समय तक माना एक्यूमुलेट करना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सच में एक लग रहा होगा। जिसको सुन के लीसा उसके हाथों पे एक कैंडी देती है जिसका मतलब ये है कि वो उसे बोल रही है कि वो अपना मुंह बंद रखे। यहाँ पे लीसा भी एक कैंडी छुपाते हुए बोलती है शायद ये गाय इंटेंसली माना एक्यूमुलेट नहीं कर रहा। नहीं तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। यहाँ पे अपना एमसी अपने कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है अपनी एबिलिटीज को इस तरह प्रूव करना। एंड साथ में वो डिसाइड करता है कि अब वो इस मैच को यही खत्म कर देगा। ऐसा सोचते ही जब वो अपने ओपोनेंट के पास पहुंचता है तो उसका ओपोनेंट काफी तरह डर जाता है। यहाँ पे अपना एमसी उसको मुक्का मारते हुए बोलता है देखो बउआ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा। और यहाँ पे ओपोनेंट बोलता है व्हाट। एंड ऐसा कहने की देर थी नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि अपना ओपोनेंट खत्म। तो यहाँ पे अपने अपोनेंट को पेलने के बाद अपने एमसी को यहाँ का विनर बना दिया जाता है जिसकी वजह से सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पे लीसा ये सब देखते हुए बोलते हैं कि जब सब लोग इसको इवेल्युएट करने में बिजी रहेंगे मैं अपनी चाल चलूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी स्किल क्या है। और यहाँ पे वो उठ के कहीं तो जाने लगती है जिसकी वजह से उसका साथी उससे पूछता है कि मैम आप कहाँ जा रही हो। यहाँ पे लीसा जवाब देती है कि वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलने जा रही है। अब ये आगे क्या करेगी ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हम आगे देख पाते हैं जो अपना एमसी है वो अपने अगले राउंड में काफी सारे अपोनेंट से लड़ रहा होता बट उसके मन में बस एक ही चीज रहती है। वो सोचता अबे भाई ये कुछ ज्यादा वीक नहीं है। ये भी रुकी है जो कि अभी अभी हंटर बने लेकिन उसके लिए भी काफी ज्यादा वीक है। नो मैटर मैं कितने मैचेस कर लूं कितने भी लोगों से लड़ लूं लेकिन इन सभी का लेवल सेम ही है। और तभी यहाँ पे एंट्री होते एक नया कैरेक्टर की जिसको देख के स्टेडियम में बैठे हुए लोग कमेंट पास करते हैं वाह वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। फाइनली हम उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे अनाउंसमेंट होते हैं कि अपने ग्रांड फिनाले के लिए आ चुकी एक कैंडिडेट हांग सांग आ जो कि वही लड़की होती है जिसकी प्रोफाइल हमारी शुरुआत में लीजा देख रही होती है। साथ में यहाँ पे अनाउंसमेंट भी की जा रही होती है जहाँ पे बोला जा रहा होता है क्या ये हमारे मिस्टीरियस लुकी की मार्च को यहीं पे रोक पाएगी। एंड आगे हम देख पाते हैं अपने एमसी को जो कि उससे बोलता है ओह तुम्हारे पास एटलीस्ट सबसे ज्यादा माना है जितने भी लोगों से मैं आज लड़ा हूँ। इसको सुन के वो लड़की काफी ज्यादा मुंह बना के बोलती है वैसे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम यहाँ तक बस लक से आ गए लेकिन तुम्हारे लक अब काम नहीं करेंगे। जिसको सुन के अपना एमसी जवाब देता है क्या ये वही घिसी पिटी लाइन है जो हंटर अकेडमी तुम्हें पढ़ाती है। और यहाँ पे इसको देखते हुए अपनी
लड़की सीधे अपना कटाना निकालते हुए बोलती है, लगता है तुम बस पंचेस मारना जानते हो, लगता है तुम्हारे पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर इजी जाऊंगी। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, ठीक है उसके लिए धन्यवाद। एंड यहाँ पे वो सोचता है, वैसे बताऊं तो मेरे पास एक यूनिक स्किल है लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर सकता, और उस सब का रीजन हम सबको पता है। यहाँ पे हम उस लड़की को दिख पाते हैं जो कि एक लंबी सांस लेती है, और जैसे ही रेफरी रेडी बोलता है, भाई वो जेनित्सु स्टाइल पे अपनी थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करती है, और जैसे ही वो अपने एमसी के ऊपर चार्ज करने वाली होती है और जैसे उसका वार उसके ऊपर पड़ने वाला होता है, यहाँ पे होता है एक थप्पा। यहाँ पे अपना एमसी वहां से गायब हो गया होता है, और हम देख पाते हैं कि अपने एमसी ने उस चीज को डॉज किया था एक बैक फ्लिप करके। और यहाँ पे वो लड़की को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता अपनी आंखों पे, और वो सोचती है क्या क्या उसने डॉज किया। लेकिन असली और मोमेंट तो तब आता है जब अपना एमसी ब्लैक फ्लिप मारते हुए सोच रहा होता है कितना इंटरेस्टिंग है। उसने अपने इलेक्ट्रिक करंट से अपने स्कैबर्ड और ब्लेड को मैग्नेटिक बना दिया, और जब उसने मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया, जब उसने अपनी तलवार निकाली तो किसी रेलगन की स्पीड से निकली। और यहाँ पे वो नीचे जमीन में आते हुए बोलता है, सच में तुम्हारे स्किल अब तक में सबसे अच्छी है, लेकिन तुमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस ही कर दिया। जिसको बोलते हुए वो लड़की उससे पूछती है वो क्या है, और यहाँ पे अपना एमसी जवाब देता है, ये सोचना कि कब अटैक करना है, तुम ज्यादा फोकस इस चीज में थी कि तुम्हें जल्दी अटैक करना है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हंसा की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि अपनी पावर को और अपनी स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में उसने एयर के अंदर एक मैग्नेटिक रेल बिछा दी, जिसकी वजह से अपने एमसी ने उसको इजीली डॉज कर दिया। यहाँ पे अपना एमसी उसको हंसते हुए बोलता है, कौन ही इडियट होगा जो तुम्हारा प्लेन साइड में तुम्हारा अटैक लेगा, वो भी सीधे सीधे। जिसको सुनने के बाद अपनी हंसा का तो मुंह बन जाता है, और वो बोलती है तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। वो उसके ऊपर रश करते हुए बोलती है, तुम जैसे को तो मैं बिना टेक्निक के हरा सकती हो। और हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है उसके आसपास से, और यहाँ पे अपना एमसी भी उसके ऊपर रश कर देता है। वो उसके पास आते हुए बोलता है कि क्या तू थोड़ी हीटेड वीटेड है कि तेरे फास्ट अटैक को मैंने डॉज कर दिया और तुझे लगता है कि मैं इससे हिट हो जाऊंगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हंसा काफी ज्यादा ऑरा रिलीज कर रही थी, इतना ज्यादा ऑरा हो रहा था कि आसपास की चीजें टूटना शुरू हो जा रही थी। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इसके ऊपर रश कर रहा होता है, और वो बोलता है कि वो काफी ज्यादा ओवर कर रही है, अगर वो ऐसे ही अपने माना को इतनी भयंकर तरीके से निकालती रही तो कबाड़ हो जाएगी और उसकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। और यहाँ पे अपना एमसी उसकी डिस्टेंस को क्लोज करते हुए कूल तरीके से आके बोलता है, ठीक है ये काफी कूल था, लेकिन अब चलो इसको यहीं खत्म करते हैं। यहाँ पे जो अपनी हंसा होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, और यहाँ पे अपना एमसी मुक्का कसते हुए बोलता है, अगर दर्द है तो तुम अपना बाएं हाथ उठा सकते हो। काइंड ऑफ वो बोल रहा है कि अगर दर्द है तो तुम सरेंडर भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। यहाँ पे बंदा बिना किसी एजिटेशन के सीधे मुक्का दर्द देता है उसके पेट के अंदर, और भाई वो रुकता नहीं है। यहाँ पे 10-15 मुक्के तब तक मारता है जब तक उसके नाक से पान मसाला नहीं निकल गया होता। एंड यहाँ पे अपनी लड़की बेहोश हो गई होती है, जिसको देखने के बाद स्टेडियम में बैठे हुए लोग शॉक हो जाता है। उनमें से एक बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को हरा दिया, ऐसा इंसान आया कहाँ से। और यहाँ पे अपना एमसी अपने कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ वैसे तो ये काफी ज्यादा स्किल थी दूसरे गाइस के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेफरी है वो भाग रहा होता है अपनी लड़की को उठाने के लिए, और यहाँ पे अपना एमसी लड़की के बारे में सोचते हुए कहता वो इतने से ही नीचे गिर गए, इसका मतलब ये है कि उसने माना के ऊपर ज्यादा ट्रेन किया अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट करके। और यहाँ पे अपना एमसी उस लड़के को देखते हुए बोलता है, क्या वो अब भी लड़ना चाहेगी, लेकिन तभी वो देखता है कि उसने अपना बायां हाथ उठा दिया। यहाँ पे वो देख पाता है कि उसी ने ये कहा था कि अगर ज्यादा दर्द हो तो तुम अपना बायां हाथ उठा सकते हो। लेकिन ड्रामा तो अभी खत्म होने से रहा, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो रेफरी अभी अपनी लड़की के पास बैठा था उसके पास भागते हुए एक बंदा आता है जो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसको सुनने के बाद रेफरी एक अनाउंसमेंट करता है, अटेंशन एवरीवन, अब से जो टूर्नामेंट का शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे वो अनाउंसमेंट में कहता है अपने एमसी को कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। जिसको सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या ब्रेक, अब ये खत्म भी हुआ। और तभी अनाउंसमेंट में हमें सुनाई देता है कि आपने एमसी का मैच एक एक्टिव हंटर से होने वाला है, और तुम सोच सकते हो ये कौन है, ये है अपनी लीजा। एंड यहाँ पे अनाउंसमेंट में ये भी बताया जाता है कि ये जो मैच अरेंज हुआ है ये स्पेशल परमिशन से हुआ है एसोसिएशन प्रेसिडेंट की, तो प्लीज इसको अपना सपोर्ट दिखाएगा। और साथ ही में हम लीसा के दो साथियों को भी देख पाता है जिनके माथे पे पसीना आ रखा होता है, वो दोनों मिलके बोलते हैं अंत में उसने वो किया जो उसे करना था। और आगे हम देख पा रहे हैं अपना एमसी जो कि सोच रहा होता है कि उसका ओपोनेंट कौन होगा। वो ऑडियंस के एक्सप्रेशन को देख के जज कर लेता है कि ये कोई और नहीं अपनी लीसा ही थी जो उसकी एबिलिटी टेस्ट करने आई थी। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, लगता है उस वर्ड की कुछ चीजें यहाँ पे भी सेम है। और यहाँ पे हम लीसा को देख पाते हैं जो अपनी बड़ी सी तलवार खिसकाते हुए ला के बोलती है, तुम्हारा नाम यो चल सुग है ना, मुझे माफ करना मैम किसी वार्निंग के यहाँ पे आ गई, लेकिन इसके अलावा कोई मेथड है ही नहीं है
जिससे तुम्हारी स्किल्स को मापा जाए। और यहाँ पे वो बोलती है मेरा नाम ली सी उन है और मैं हूँ जनाबी गिल्ड की। और साथ ही में बोलती है अब तक के लिए स्टेज तुम्हारे लिए काफी छोटा था, क्या बात है, क्या तुम मेरे साथ एक मैच करना चाहोगे यो चन स्योक? अगर तुम रिफ्यूज भी करते हो तो मैं मान लूंगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा सडन था। जिसको सुनने के बाद अपना एमसी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है ली सियोन जो कि नंबर 10th में आती है पूरे वर्ल्ड हंटर रैंकिंग के अंदर, उसका ऑरा, उसका कंपोजर जो उसकी बॉडी से निकल के आ रहा है, ये कोई ब्लफ नहीं है, वो सच में एक मॉन्स्टर है। जिसको देखने के बाद अपना एमसी बोलता है मेरी करंट बॉडी से एक स्पार करना भी काफी ज्यादा टफ होगा, लेकिन फिर भी। और वो अपना जवाब देता है ठीक है मैं करना चाहूंगा। जिसको सुन के अपना रेफरी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है भैया तुम सच में करना चाहते हो ना? और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है सच बताऊं तो मैंने अपना स्टैमिना ज्यादा यूज नहीं किया और सच में मैं ये देखना भी चाहूंगा। जिसको सुनने के बाद अपनी जो लीजा होती है वो हंसते हुए बोलती है लगता है तुम काफी ज्यादा फायर्ड अप हो। एंड आगे इस सीन में हम देख पाते हैं उसी लड़की को जिसको अभी अपने एमसी ने धोया था, उसको लोग स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे और उसके मुंह से बहुत भयंकर तरीके से फेना निकल रहा था। यहाँ पे अपने एमसी बोलता है ठीक है वो मेरे लिए काफी परफेक्ट ओपोनेंट है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है ठीक है क्या मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊं? और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो यहाँ नया चैप्टर के अंदर हम देख पाते हैं अपनी ऑडियंस को जो कि काफी ज्यादा शॉक थी, यहाँ तक कि अपना रेफरी भी शॉक था। और ये शॉकिंग का मुद्दा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हम देख पाते हैं लीसा जो कि अपनी एस पे एक भयंकर ब्लो मारती है हमारे एमसी को, लेकिन अपना एमसी उसको ब्लॉक कर लेता। लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े टफ स्पॉट के अंदर है। यहाँ तक कि वो सोच रहा होता है कि उसे यकीन नहीं होता कि एक वुमेन की बॉडी भी इतनी ज्यादा पावर होल्ड कर सकती है। यहाँ पे अपना एमसी भी उसको एक भयंकर ब्लो देता है जिसको लीसा ऑब्वियसली ब्लॉक कर लेती है, लेकिन इसकी वजह से वो काफी पीछे खिसक जाते हैं। और यहाँ पे अपना एमसी लीसा को देखते हुए बोलता है शुरुआती दौर के मुकाबले मेरी स्पीड काफी कम हो चुकी है। डैम इट, ऐसा है ही नहीं कि उसके पास कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी फिजिकल एबिलिटी है जो कि इतनी है ही नहीं कि मैं उसको एक्सप्लॉइट कर पाऊँ। एंड यहाँ पे लीसा अपने एमसी को देखते हुए बोलती है मैंने सोचा था कि मुझे एक गुड वार्म अप मिलेगा काफी समय के बाद, पर ये क्या तुम तो पहले ही थक गए। वैसे भी मैंने सोचा था कि तुम बस 5 मिनट टिकोगे, लेकिन किसने ही सोचा था कि तुम पूरे आधे घंटे टिक जाओगे। और यहाँ से हमें पता चलता कि ये फाइट अभी आधे घंटे से चल रही है, लेकिन अपना एमसी काइंड ऑफ होल्ड अप कर पा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीसा अपने पैरों को पीछे करते हुए अपनी पावर से एक बढ़िया पुश देती है खुद को और अपनी लॉन्ग शॉट से अपने एमसी के ऊपर हमला करते हुए बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इस चीज को आसान बना दूंगी। और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जिसने अपने हाथों में कसकर स्पीयर पकड़ रखा होता है। वो सोचता है कि नहीं मैंने तो कोई माना स्टोर नहीं किया और यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा माना भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार उस चीज का यूज करना ही होगा, पैराडॉक्स फ्लेम। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो लीसा होती है वो उड़ते हुए अपने एमसी के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि लीसा का वो हमला अपने एमसी के ऊपर लगा होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता क्योंकि हमारे एमसी ने उस हमले को डॉज कर लिया होता है। जिसको देख के लीसा काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि उसने डेफिनेटली इनफ फोर्स से तो स्विंग किया था इतना कि वो डॉज नहीं कर पाए, लेकिन उसने डॉज किया। और यहाँ पे लीसा उसको देखते हुए बोलती है तुम ये क्या है? और हम देख पाते हैं अपने एमसी को जिसके अगल बगल से ब्लैक कलर की फ्लेम निकल रही होती है। यहाँ पे अपना एमसी बताता है पैराडॉक्स फ्लेम, ये मेरी स्पेशलिटी है जो कि मैं यूज करता था इस दुनिया से आने से पहले। ये वो पावर है जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। वैसे तुम मेरे क्लोथ्स को देख के बता सकते हो कि ये नॉर्मल फ्लेम्स की तरह नहीं है, ये ब्लैक फ्लेम है जो कि मैटर को बर्न नहीं करती, लेकिन ये फ्लेम बर्न करती है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एज अ फ्यूल बना के। अभी मेरे करंट आउटपुट के हिसाब से मैं अभी सेल्फ या मेमोरी और रीजन को तो बर्न नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अभी बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपना एमसी भाग रहा होता है अपनी लीसा की तरफ और यहाँ पे लीसा भी बोलती है तुम काफी तेज हो गए हो। और यहाँ पे अपना एमसी बताता है वो कुछ और नहीं वो है थकावट। और लिटरली यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्लो मारता है अपना एमसी अपनी लीसा की तरफ। ऑब्वियसली लीसा ने इसको ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन लीसा को अपनी आंखों पे भरोसा भी नहीं हो रहा होता। वो अपने एमसी से पूछती है कि तुम इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में रिकवर भी हो गए। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छा खासा क्लैश होना शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा तेज था कि हमें ये लोग नहीं दिख रहे होते, लेकिन इनकी शॉक वेव दिख रही होती है। और यहीं पे लीसा लड़ते लड़ते एक चीज नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि एयर के अंदर माना का कंसंट्रेशन बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है हाई एंड लो के बीच में। यहाँ पे वो कहती है वैसे तो एरिन की सेटिंग चेंज नहीं की गई है, लेकिन ये क्या हो सकता है? और यहाँ पे हम अपने एमसी को देख पाते हैं जो कि बताता है कि जैसे एक रेगुलर फायर जलने के बाद हीट रिलीज करती है, वैसे उसकी पैराडॉक्स फ्लेम है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जलाने के बाद माना रिलीज करती है। बोला जाए तो उसकी पैराडॉक्स फ्लेम यूज करती है माना जलने के लिए, लेकिन वही पैराडॉक्स
पैराडॉक्स फ्लेम जब फटीग को जलाने के बाद दोबारा माना जनरेट करती है तो ये एक एंडलेस साइकिल हो जाता है। बोला जाए दूसरे शब्दों में तो वो उसकी स्पेशलिटी है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अपनी लीजा होती है उसने काफी भयंकर हमला किया होता है अपने एमसी के ऊपर। ऑब्वियसली ये हमला अपने एमसी ने डॉज कर दिया होता है और यहाँ पे अपनी लीजा एमसी को देखते हुए बोलती है, क्या तुम इसको अभी भी जारी रखना चाहोगे? अपना एमसी बताता है, ये कुछ उसी तरह है जैसे तुम्हारे पैरों को किसने पकड़ लिया है और वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा। ये वॉर है एक दूसरे को थका देने की। और यहाँ पे अपना एमसी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं इसे अभी भी जारी रख सकता हूँ। वैसे मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद है जिन्हें पता नहीं कब बंद करना है? और यहाँ पे लीसा बोलती है, नहीं, मुझे उनसे सख्त नफरत है। और आगे ही हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है हमारे एमसी के पावर के रिलेटेड। यहाँ पे बताया जाता है कि जब तुम पेड़ पे आग लगाते हो तो उससे राख निकलती है। राख एक ऐसी चीज होती है जिसे तुम जला नहीं सकते। वैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम भी होती है जो कि एक रेसिड्यू छोड़ती है। तो जब सारी चीजें जल जाती हैं तो खाली राख ही बचती है और तब ही जो अपनी पैराडॉक्स फ्लेम है वो भी बुझ जाते हैं। और यहाँ पे हम देख पाते हैं लीसा को जो कि अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है, 4 घंटे 17 मिनट, वाकई तुम काफी देर तक खड़े रहे, क्या तुम दोबारा लड़ना चाहोगे? जिसको सुन के अपना एमसी जो कि वाकई काफी खराब हालत में था वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, नहीं, बस तुम मुझे माफ करो। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे बताया जाता है यो चिनसुक बोले तो अपना एमसी उसने हार मान ली है और इसी की वजह से ली सियुन विक्टर हो चुकी है। और यहाँ पे हम लीसा को देख पाते हैं जो कि कहीं से तो लॉलीपॉप निकाल के अपने एमसी को देती है। और यहाँ पे इस चीज को देख के उसके दोनों साथी हो जाते हैं, वो तो बड़े शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे लीसा लॉलीपॉप देते हुए अपने एमसी को बोलती है, ये लो, ये तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए और साथ ही में मैंने इसके बिजनेस कार्ड भी रखा है। और यहाँ पे अपना एमसी उसके बिजनेस कार्ड को पढ़ता है जहाँ पे ऑब्वियसली लिखा होता है जनाबी टीम 3 पार्टनर हंटर। यहाँ पे लीसा अपने एमसी से बोलते हैं, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, अभी के लिए तुम बस मुझे एक कॉल दे देना। और यहीं पे हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहाँ पे बताया जाता है कि हंटर सिलेक्शन के ट्रायल अब खत्म हो चुके हैं, प्लीज विनर यू चिनसुक स्टेज में आके अपना रिवॉर्ड ले लीजिए। और इसी के बाद हम नेक्स्ट पैनल के अंदर देख पाते हैं जहाँ पे अपना एमसी वही लॉलीपॉप चबा रहा होता है। वहाँ पे वो बोलता है कि अरे वाह, इस स्मार्टफोन के अंदर तो हंटर लाइसेंस है, मेरे जमाने की टेक्नोलॉजी में बस तुम्हें एक पेपर का टुकड़ा दे देते। इसके अंदर हंटर कम्युनिटी है, इक्विपमेंट मार्केट है, मॉन्स्टर बाई प्रोडक्ट सेल है, यहाँ पे तुम हंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी नोटिस भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो सैटेलाइट की मदद से। अरे वाह, इसके अंदर तो सारी चीजें हैं। यहाँ पे अपना एमसी साहब के बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने से एक आवाज आती है और यहाँ पे उसके सामने एक अच्छा खासा बंदा खड़ा होके बोलता है, हंटर यो चिनसुक राइट, तुम काफी बढ़िया दिखते हो रियल लाइफ के अंदर कैमरा के कंपैरिजन। और ऑब्वियसली इसको देख के अपना एमसी एक ही चीज सोचता है, अबे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा लंबा है, पक्का 2 मीटर से तो ऊपर ही होगा। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है, वैसे तुम कौन हो? और यहाँ पे ये बंदा उसको अपना बिजनेस कार्ड देता है जिसपे लिखा होता है हंटर यून सिंह युग ऑफ ताइबाग। यहाँ पे बंदा अपने एमसी से बोलता है, टू बी प्रिसाइज अगर तुम्हें बताऊं तो मैं यून सिंह हूँ, एक पार्टनर एंटर टाबाक गिल्ड का। अगर मैं तुम्हें इससे और छोटे में बताऊं तो तुम टाबाक में आ जाओ एग्जैक्टली मेरे टीम के अंदर। अगर तुम मेरे अंडर काम करोगे तो तुम काफी बड़ा एक्सपीरियंस गेन करोगे जिसकी वजह से तुम डेफिनेटली शाइन करोगे। यहाँ पे अपना एमसी इसकी बात सुन के बोलता है, वैसे जिस हिसाब से ये बातें कर रहा है तो ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, लेकिन उसे यहाँ पे अपनी लीसा की बात भी याद आती है जिसकी वजह से कुछ देर सोचते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे और वक्त चाहिए सोचने के लिए। जिसको सुन के वो बंदा हंसने लगता है, हा, तुम्हें लगा था कि मैं तुमसे अभी आंसर डिमांड करूंगा, ऐसा क्या? और यहाँ पे ये बंदा अपने एमसी के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता, लेकिन तुम्हें इसको अच्छे से सोचना होगा। और ये बोलता है, ठीक है, दोबारा मिलता है। और यहाँ पे अपना एमसी ये सब देखने के बाद बोलता है, ठीक है, अब तो मैं डेफिनेटली ताइबाग को स्किप करने वाला हूं। और यहाँ पे हम अपनी लीसा को देख पाते हैं जो कि अपने एमसी के साथ कॉल पे होती है जहाँ पे वो उसे हट पे बुलाती है जो कि हंटर एसोसिएशन की 2nd फ्लोर पे पड़ता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं द हट का बैनर और यहाँ पे हम एक वेटर्स को देख पाते हैं जो कि अपने एमसी का वेलकम कर रही होती है हट के अंदर। यहाँ पे हम लीसा को देख पाते हैं जो अपने एमसी को बुलाते हुए बोलती है, आओ यहाँ पे एक सीट है। और यहाँ पे अपना एमसी आते हुए बोलता है, इस कैफे का नाम काफी अनयूजुअल है। और यहाँ पे लीसा उससे पूछती है, क्यों, कुछ हुआ क्या? और यहाँ पे अपना एमसी बैठते हुए बोलता है, एक बंदा आया था जो मुझे रिक्रूट करना चाहता था गिल्ड के अंदर, लेकिन वो काफी बड़ा था। जहाँ पे लीसा बोलती है, यून सिंह ऑफ ताइबाग, उस बंदे ने तुम पे इंटरेस्ट लिया जिसकी वजह से दूसरी गिल्ड तो तुम्हें ऑफर करने की भी कोशिश नहीं करेगी। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, तो क्या ये सेम चीज जनाबी के लिए भी लागू होती है? जिसको सुन के लीसा बोलती है, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है तुम्हें रिक्रूट करने का। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, तो फिर क्या? जहाँ पे लीसा उसे बताती है, वैसे तुम किसी गिल्ड को ज्वाइन करे बिना भी काम कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर, आई मीन। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है, तो क्या मुझे गिल्ड को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है? जहाँ पे अपनी लीसा बोलती है, वैसे यून सिंह जो तुम्हें ऑफर करने
वाला था वो जरूरी जूनियर पोजीशन रही होगी। जिसको सुन के अपना एमसी कंफ्यूज होता है और यहाँ पे बोलता है तो ये जूनियर पोजीशन क्या है और ये पार्टनर हंटर क्या होता है। जिसको सुन के अपनी लीसा बोलती है अरे हाँ तुमने बताया था कि तुम हंटर एकेडमी से नहीं हो। जहाँ पे लीसा बताती है कि जो हंटर है वो अपनी गिल्ड के अंदर 3 रैंक्स के अंदर डिवाइड होते हैं, जूनियर, सीनियर एंड पार्टनर। बोले तो पार्टनर सबसे ऊपर आता है, फिर उसके नीचे सीनियर आता है, फिर जूनियर आता है। और साथ ही में वो उसे समझाती है कि जो जूनियर एंड सीनियर होता है वो बिलोंग करते हैं टीम को जो कि पार्टनर हंटर चलाता है। तुम उन्हें एज अ सैलरीड एम्प्लॉय की तरह देख सकते हो, लेकिन जो पार्टनर हंटर होता है वो सैलरी न लेके उनका एक शेयर होता है गिल्ड के अंदर, जिसकी वजह से वो गिल्ड के कमाए हुए प्रॉफिट का एक शेयर मार्जिन रखते हैं। जिसको सुन के अपने एमसी बोलता ये तो किसी लॉ फर्म की तरह साउंड करता है। यहाँ पे लीसा बताती है हाँ मैंने सुना है कि जो पहले हंटर जिन्होंने गिल्ड को एस्टैब्लिश किया था उन्होंने यही लॉ फर्म का मॉडल यूज किया था। तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें किसी भी गिल्ड में बिलोंग होने की जरूरत नहीं है ताकि तुम जूनियर और सीनियर रैंक से जा सको, तुम डायरेक्टली एक पार्टनर हंटर बन सकते हो। जिसको सुन के अपना एमसी बोलता है इसका मतलब ये है कि अगर मैं फेमस हो जाता हूँ और मैं अच्छे खासे रिजल्ट्स पा लेता हूँ तो मेरे पास खुद ही दौड़े दौड़े आएंगे। जिसको सुन के अपनी लीसा बोलते एग्जैक्टली और साथ ही में उसे कैंडी देते हैं। जिसको देख के अपना एमसी बोलता है यार ये मुझे बार बार कैंडी क्यों देती रहती है। यहाँ पे अपना एमसी कैंडी के रैपर को निकालते हुए बोलता लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस या कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर जॉब मिलना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसको सुनते हुए अपनी लीसा बोलती है लेकिन मैं इसके साथ तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। जिसको सुन के अपना एमसी जो कि टॉफी खा रहा होता है वो बोलता लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे लिए ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। जिसको सुन के यहाँ पे लीसा जो कि एक डॉक्यूमेंट निकालते हुए बोलती है बस मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में जब तुम्हारे पास इनफ रेपुटेशन बिल्ड हो जाए जिससे तुम गिल्ड में रिक्रूट हो सके, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें याद रहे कि एक जगह है जिसका नाम जनाबी है। जिसको सुनते हो अपने एमसी बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कर्जे में दबा रही हो। और यहाँ पे लीसा उसको एक डॉक्यूमेंट निकालते हुए बोलती है ठीक है तुम इसको देख सकते हो, वैसे ये तुम्हारी चॉइस है तुम्हें ये चाहिए या नहीं। यहाँ पे एमसी डॉक्यूमेंट को निकालते हुए बोलता है ये क्या है। जिसको सुन के अपनी लीसा जवाब देती है ये एक रिक्वेस्ट है इंचॉन सिटी से, जहाँ पे गोंगडो आइलैंड नाम की एक जगह है जहाँ पे एक कोरोजन जोन फॉर्म हो चुका है क्योंकि वहाँ पे कोरोजन रिप नहीं हट पाया था 2 साल पहले। यहाँ पे अपना एमसी उन फॉर्म को देखते हुए बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे कोरोजन रिप को बंद करना होगा। जहाँ पे लीसा जवाब देती है नहीं तुम्हारा काम ओनली वहाँ पे पेट्रोलिंग करने का, जहाँ पे तुम्हें देखना है कि अगर वहाँ पे कोई एडिशनल कोरोजन रिप आई है या नहीं, अगर आई है तो तुम उसे खत्म भी कर सकते हो। यहाँ पे एमसी उसको पढ़ते हुए बोलता है ठीक है तो मतलब ये जॉब 1 महीने बाद स्टार्ट होगी, 5 मिलियन अप फ्रंट और 15 मिलियन सक्सेस होने पर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जॉब काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है और उसके हिसाब से जो पैसे हैं वो काफी ज्यादा नहीं है। जिसको सुन के लीसा हंसते हुए बोलती है वैसे अगर तुम्हें ये अनफेयर लग रहा तो तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनना और फेमस हो जाना और पैसे तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएंगे। तो क्या कहते हो तुम्हारा आंसर क्या है। जिसको सुन के अपने एमसी बोलता है मैं, और इसके साथ ये पैनल कट जाता है। तो नए पैनल के अंदर हम देख पाते हैं एक कार को जिसके अंदर लीसा होती है और फोन में किसी से तो बात कर रही होती है। जहाँ पे फोन वाला बंदा बोलता है उससे तो ठीक है तुम मुझे बताओ कि वो किस टाइप का बंदा है। और यहाँ पे अपनी लीसा बताती है उसका नाम यो चेन सुक है और वो एक सिविलियन है, उसने वेपन मैंडेटरी टूर्नामेंट्स को खाली अपने हाथों से पूरा क्लियर अप कर दिया। जिसको सुन के फोन वाला बंदा बोलता है नॉट बैड। जिसको सुन के लीसा हंसते हुए बोलती है ये जो तुमने सब नॉट बैड बोला उसके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तुम्हें पता है कि वो मेरे सामने 4 घंटे तक लास्ट हुआ। जिसको सुन के फोन वाला बंदा बोलता सच में ये क्या इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने पावर में लिमिट लगा रखे थे। जिसको सुन के लीसा बोलती है बॉस मैं एक वेटरन हंटर हूँ जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस है ये मुझे हेल स्पेस में सर्वाइव करने से मिला है। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मैं इनके साथ टॉय भी कर सकती हूँ लेकिन 4 घंटे, हे भगवान, मुझे तो ये भी डाउट है अगर मैं दोबारा बेजिंदा होती हूँ तो मैं इसकी तरह कोई भी मॉन्स्टर देख पाऊंगी। यहाँ पे हम सीन देख पाते हैं इंचॉन सिटी गोंगडो आइलैंड का, जहाँ पे हम कई सारे बोट्स एंड लोगों को देख पाते हैं। जहाँ पे उसका बॉस बोलता है बट नो मैटर तुम उसको कितना भी रेट कर दो क्योंकि गोंगडो आइलैंड तो वो जगह है ना जहाँ पे वैसे हंटर को रिक्वेस्ट किया जाता है जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस हो। साथ ही में वो ये भी बोलता है भले उसके पास कितनी भी बढ़िया स्किल हो क्या वो सच में वेंटर हंटर के साथ टीमिंग का भार उठा पाएगा। जिस चीज को सुन के लीसा बोलती है वैसे बॉस आपको इस चीज में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको कुछ रिलायबल लोगों के साथ पेयर किया और ये रिलायबल लोगों में कौन आता है, व्हाइट बालों वाली लड़की जिसको अपने एमसी ने पेल दिया था और साथ में एक येलो वाला लड़का। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता ये कौन है। और यहाँ पे लीसा का बॉस उससे बोलता है वैसे भी तुम जनाबी की ऑपरेशन का ब्रेन हो और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। और साथ ही में वो लीसा से एक क्वेश्चन पूछता है तुम क्या सोचती हो उस लड़के के बारे में अगर वो तुम्हारे लेवल पे रीच कर जाए। जिसको सुन के लीसा जवाब देती है बॉस वैसे आप ये सुनना तो नहीं चाहेंगे लेकिन अगर चांस मेरे लेवल पे रीच करता है तो वो आपको भी हरा देगा बॉस। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और साथ में मुझे तुम्हें एक चीज भी बतानी है। तो यार मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है जिसकी वजह से थोड़ी आवाज भी खराब हो रखी है मेरी, तो यार इसकी वजह से तुम्हें
डिफरेंट लग रही होगी पिछली वाली वीडियो के कंपैरिजन में ये वाली आवाज़, तो उसका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार। तो यार थोड़े दिनों के लिए झेल लो। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें सपोर्ट दिखाना है तो तुम मेंबरशिप तो ले ही सकते हो, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं है ऑब्वियसली। मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय। और भूल मत जाना, मैं हूँ पीस और मैं सबको पीस दूंगा।